कहानी की शुरुआत होती है धरती की सबसे भयानक तबाही के मंजर से। साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तापमान सामान्य औसत से कई गुना बढ़ गया था और धरती का लगभग हर कोना भयानक तरीके से जल रहा था। वैज्ञानिकों ने इस भयानक गर्मी से छुटकारा पाने के लिए और इंसानियत की रक्षा करने के लिए एक आखिरी हथियार चलाया, जिसमें उन्होंने एक खास केमिकल को आकाश में छोड़ दिया, जिसका मकसद था धरती को ठंडा करना। लेकिन यह प्रयोग इंसानों के लिए उल्टा पड़ गया। वह केमिकल इतना ताकतवर था कि उसने पूरी धरती को बर्फ की मोटी परत में जकड़ लिया। आसमान से बर्फ के तूफान गिरने लगे, समुद्र जमकर पत्थर बन गए और पूरी दुनिया एक सफेद कब्रिस्तान में बदल गई। धरती अब आग से नहीं बल्कि बर्फ से मारने लगी थी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस तबाही के बीच इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी एक ट्रेन, स्नोपियर्सर। ये ट्रेन एक अरबपति इंजीनियर विल्फर्ड ने खास तौर पर ऐसी ही तबाही भरी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार करवाई थी। लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन कभी रुकता नहीं था, कभी थकता नहीं था। यह एक ऐसी विशाल मशीन थी जो बिना किसी ब्रेक के पटरियों के जाल पर दौड़ते हुए पूरी धरती का चक्कर लगाती रहती थी। इस ट्रेन के अंदर इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी हर सुविधा मौजूद थी और एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर व्यवस्था, मानो एक चलती फिरती दुनिया। लेकिन इस दुनिया में भी इंसानों को बराबरी नहीं मिली थी। ट्रेन के अंदर लोगों को 3 वर्गों में बांट दिया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ट्रेन के सबसे आगे वाले डिब्बों में रहते थे फर्स्ट क्लास के अमीर लोग। ये वही लोग थे जिन्होंने भारी रकम देकर खास टिकट खरीदे थे। उनके लिए ये ट्रेन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। लाजवाब खाना, महंगी शराब, आलीशान बेडरूम और हर तरह की लग्जरी सुविधाएं उनके लिए हमेशा तैयार रहती थीं। ट्रेन के अंदर उनकी मर्जी ही कानून थी, जो चाहे जब चाहे उन्हें मिल जाता था। फर्स्ट क्लास के पीछे रहते थे इकोनॉमी क्लास के यात्री। इन्होंने नॉर्मल टिकट लिया था। इनकी जिंदगी भले ही अमीरों जैसी शाही नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके पास पेट भर खाना, साफ पानी और जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद थी। ये लोग किसी तरह सुकून की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन ट्रेन के सबसे पीछे अंधेरे और तंग हिस्से में रहता था टेल सेक्शन। यहीं बसते थे थर्ड क्लास के लोग, वे गरीब लोग जिन्हें आखिरी वक्त में बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने दिया गया था। इन लोगों की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। अच्छा खाना तो दूर, इन्हें नहाने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता था। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ एक ही चीज खाकर जिंदा थे, एक अजीब सा प्रोटीन बार, जिसे हर दिन गार्ड्स आकर बांटते थे। इनकी हालत इतनी खराब थी कि इन्हें बाहर की दुनिया देखने का मौका तक नहीं दिया जाता था। सूरज की रोशनी इनके लिए बस एक याद बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी ट्रेन का मालिक विल्फर्ड इंजन सेक्शन में रहता था। यहीं से वह इस चलती हुई दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करता था। ट्रेन के अंदर सब कुछ मौजूद था, बिजली की सप्लाई, पानी का सिस्टम, खाने पीने की व्यवस्था और यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल भी। लेकिन ये सारी सुविधाएं सिर्फ अमीरों और मध्यम वर्ग तक ही सीमित थीं। टेल सेक्शन वालों के हिस्से में सिर्फ अंधेरा, गंदगी और वही बेस्वाद प्रोटीन बार आती थी। जब से धरती पर बर्फ की जानलेवा परत जमी थी, यानी पिछले 17 सालों से यह ट्रेन एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। ये दिन रात चलती रहती थी। धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में इसे ठीक 1 साल का वक्त लगता था। हर साल जब यह ट्रेन एक खास ब्रिज कातेना से गुजरती थी तो उसे एक नए साल की तरह मनाया जाता था। अब ट्रेन एक बार फिर उसी ब्रिज के पास पहुंच रही थी, जो इस बात का संकेत था कि एक और साल पूरा होने वाला है। कहानी अब आगे बढ़ते हुए साल 2031 में पहुंचती है। इसी दौरान 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आते हैं। इस बार उनकी मांग कुछ अलग होती है। उन्हें फर्स्ट क्लास के लिए एक वायलिन बजाने वाला चाहिए था। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। वह बताता है कि वह और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजा सकते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक आदमी चाहिए था। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। इतना सुनते ही गार्ड्स का चेहरा बदल जाता है। उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने वहीं उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और बूढ़े आदमी को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले गए। ये दृश्य देखकर टेल सेक्शन के लोगों का सब्र टूट गया। सालों से दबा हुआ गुस्सा अब भड़क चुका था और यहीं से बगावत की चिंगारी धीरे धीरे आग बनने लगी। इसी दौरान कर्टिस एवरेट और उसका दोस्त एडगर एक अलग ही काम में लगे हुए थे। दोनों चुपचाप प्रोटीन बार्स को तोड़ तोड़ कर उनमें छिपे हुए मैसेज ढूंढ रहे थे। ये मैसेज ट्रेन के आगे वाले डिब्बों से भेजे जाते थे और टेल सेक्शन के लोगों के लिए यही मैसेज उनकी आखिरी उम्मीद हुआ करते थे। टेल सेक्शन की हालत इतनी बदतर थी कि हर छोटा सा संकेत भी उनके लिए जिंदगी बदलने की ताकत रखता था। तभी एक माँ कर्टिस के पास आती है। वह बताती है कि जिस मैसेज की वह तलाश कर रहा है वह उसके बेटे के प्रोटीन बार में छिपा हुआ है। कर्टिस बच्चे को प्यार से बहलाता है और उससे वह बार ले लेता है। जैसे ही वह प्रोटीन बार को तोड़ता है, उसके अंदर से एक छोटा सा कैप्सूल निकलता है। कैप्सूल के भीतर एक मैसेज था, एक ऐसा मैसेज जो टेल सेक्शन वालों के दिल में दबी हुई बगावत की आग को हवा दे सकता था। पिछले 17 सालों से ये लोग सिर्फ वही बेस्वाद प्रोटीन बार खाकर जिंदा थे। उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक हो चुकी थी कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे सामने के डिब्बों में जाना चाहते थे, जहां रोशनी थी, खाना था और इंसानों जैसी जिंदगी थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। पिछले 17 सालों में टेल सेक्शन वालों ने 2 बार बगावत करने की कोशिश की थी और दोनों ही बार उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया था। टेल सेक्शन के लोग कर्टिस को अपना नेता मानते थे, लेकिन कर्टिस खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता था। वह अपने बीते हुए कल से जूझ रहा था। उसका अतीत उसके लिए एक भारी बोझ था, एक ऐसा बोझ जो उसे आगे बढ़कर लीडर बनने से रोक रहा था। कर्टिस वह मैसेज लेकर गिलियम के
पास जाता है। गिलियम टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार इंसान था। वह पहले से ही कर्टिस को अपना नेता मानता था, चाहे कर्टिस खुद इसे मानता हो या नहीं। इस बार मैसेज में सिर्फ एक नाम लिखा था, नामगोंग मिन्सू। नामगोंग वही आदमी था जिसने ट्रेन के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था, लेकिन अब वह ट्रेन के जेल सेक्शन में कैद था। टेल सेक्शन वालों ने एक आखिरी प्लान बनाया। योजना साफ थी, पहले नामगोंग को छुड़ाना, फिर उसकी मदद से ट्रेन के दरवाजे खोलना और इंजन सेक्शन तक पहुंचना। अगर वे इंजन पर कब्जा कर लेते तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में आ सकती थी और शायद उसी पल से उनकी जिंदगी भी बदल सकती थी। यह उनका आखिरी मौका था। उसी रात ट्रेन के गार्ड्स और विल्फ्रेड की असिस्टेंट एक बार फिर टेल सेक्शन में आ धमकते हैं। इस बार उनकी मांग और भी डरावनी थी, उन्हें बच्चे चाहिए थे। गार्ड्स बच्चों की हाइट नापना शुरू कर देते हैं। तानिया और एक आदमी एंड्रयू अपने बच्चों टिमी और एंडी को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाते। वे बच्चों को जबरदस्ती उनके माता पिता से छीन लेते हैं। गुस्से और बेबसी में एंड्रयू असिस्टेंट के सिर पर एक जूता फेंक देता है ताकि वह उसके बेटे को ना ले जा सके। मेसन बच्चों को लेकर चली जाती है, लेकिन उसी रात ट्रेन के गार्ड्स और उसकी सीईओ मेसन एक बार फिर टेल सेक्शन में आ धमकती है। वह वही जूता उठाती है और टेल सेक्शन के लोगों को नीचा दिखाते हुए कहती है, जैसे जूते की जगह पैर में होती है और सिर ऊपर होता है, वैसे ही तुम लोग टेल सेक्शन में हो, अपनी औकात कभी मत भूलना। यह सुनते ही टेल सेक्शन वालों का खून खौल उठता है। मेसन वहीं एंड्रयू को सजा देने का फैसला कर लेती है। वह गार्ड्स को आदेश देती है कि एंड्रयू का हाथ ट्रेन के बाहर रखा जाए। बाहर की ठंड इतनी जानलेवा थी कि कुछ ही मिनटों में उसका हाथ बर्फ बनकर जमने लगता है। सिर्फ 7 मिनट लगे और एंड्रयू का हाथ पूरी तरह बर्फ में बदल चुका था। उसके बाद गार्ड्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हथौड़ा उठाया और उसका जमे हुए हाथ को तोड़ डाला। ये कोई साधारण सजा नहीं थी, ये एक जिंदा इंसान को सबके सामने डराने का तरीका था। टेल सेक्शन में कई ऐसे लोग मौजूद थे जिनके हाथ या पैर इसी तरह की सजाओं की वजह से कट चुके थे। शायद उन्होंने भी कभी सवाल उठाने की कोशिश की थी या फिर बगावत का सपना देखा था। यह सब देखकर कर्टिस और बाकी लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बगावत का वक्त आ चुका था। कर्टिस के दिमाग में पहले से ही एक शक पल रहा था। उसे लगता था कि गार्ड्स की गनों में अब गोलियां नहीं बची हैं। पिछले 10 सालों में हुए विद्रोहों में सारी गोलियां इस्तेमाल हो चुकी थीं और ट्रेन के अंदर नई गोलियां बनाने का कोई जरिया नहीं था। इसलिए कर्टिस को पूरा यकीन था कि गार्ड सिर्फ डर फैलाने के लिए खाली गन लेकर घूमते हैं। उसने अपने शक को परखने का फैसला किया। कर्टिस सीधे एक गार्ड के सामने गया, उसकी गन अपने ही सिर पर रखवाई और ट्रिगर दबाने को कहा। एक पल के लिए पूरी भीड़ की सांसें थम गईं, लेकिन जैसा कर्टिस ने सोचा था, गन से कोई गोली नहीं निकली। ये देखते ही टेल सेक्शन वालों का हौसला आसमान छू गया। उन्होंने बिना सोचे समझे गार्ड्स पर हमला कर दिया। गार्ड्स एक एक करके गिरने लगे और विद्रोही आगे बढ़ते हुए जेल सेक्शन तक पहुंच गए। जेल सेक्शन में उन्होंने नामगोंग मिन्सू और उसकी बेटी योना को आजाद कराया। दोनों क्रोनोल नाम के एक खतरनाक ड्रग के आदी थे और स्लीप चैम्बर्स में कैद रखे गए थे। ट्रेन में जिन लोगों को कड़ी सजा दी जाती थी उन्हें ऐसे ही चैम्बर्स में सुलाकर रखा जाता था। नामगोंग ने कर्टिस के सामने एक शर्त रखी। वह हर दरवाजा खोलने के बदले 2 क्रोनोल ड्रग्स की मांग करता है। हालात को देखते हुए कर्टिस यह सौदा मान लेता है। योना में एक अजीब सी क्षमता थी। वह बंद दरवाजों के पीछे छिपे खतरे को पहले ही महसूस कर लेती थी। जैसे ही वे अगले सेक्शन में पहुंचे, उनके सामने बड़ी बड़ी खिड़कियां नजर आईं। 17 सालों बाद टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। बाहर की पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। यह दृश्य देखकर गिलियम, जो टेल सेक्शन का सबसे समझदार और अनुभवी इंसान था, अंदर से टूट गया, क्योंकि अब 17 साल बीत चुके थे, लेकिन धरती की बर्फ अब तक नहीं पिघली थी। यह देखकर लोगों का मन और ज्यादा टूट गया, लेकिन उनकी बगावत की आग अब बुझने वाली नहीं थी। आगे बढ़ते हुए वे उस डिब्बे में पहुंचे जहां प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। कर्टिस ने मशीन के अंदर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। प्रोटीन बार्स कॉकरोच को पीस कर बनाए जाते थे। यह एक घिनौना सच था। कर्टिस ने यह राज अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बाकी लोग यह जानकर पूरी तरह टूट जाएं। थोड़ी देर बाद उसे एक और मैसेज मिलता है। मैसेज में सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, वाटर। इसका मतलब साफ था, अब उन्हें ट्रेन की पानी सप्लाई वाले सेक्शन पर कब्जा करना था। यह सेक्शन ट्रेन की सबसे अहम नस था। अगर पानी उनके कंट्रोल में आ जाता तो विल्फर्ड और फर्स्ट क्लास वालों को उनकी बात माननी ही पड़ती। लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। जब वे अगला दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहे थे, योना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने चेतावनी दी कि दरवाजे के पीछे कुछ गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने ढेर सारे हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। अब साफ था कि यह एक जाल था। गार्ड्स ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया और वहाँ एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच ट्रेन में एक अनाउंसमेंट गूंजती है। ट्रेन अब येकातेरिना ब्रिज से गुजरने वाली थी, जो हर साल के चक्कर के पूरा होने का संकेत था। अब गार्ड्स खुशी में हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगे, लेकिन उसी वक्त ट्रैक पर बर्फ की एक विशाल चट्टान आ जाती है, जिससे पूरी ट्रेन हिलने लगती है। योना की नजर नीचे खाई में जाती है, जहाँ उसे एक प्लेन का मलबा दिखाई देता है। पिछले साल की तुलना में अब वह मलबा ज्यादा साफ नजर आ रहा था। अब इसका मतलब साफ था, बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। यह एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उस पल विद्रोहियों के सामने अब भी जिंदगी और मौत की जंग जारी थी। तभी मिनिस्टर मेसन वहाँ पहुँचती है। वह विद्रोहियों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उन्हें विल्फर्ड का एहसान मानना चाहिए, जिसने उन्हें ट्रेन में जगह दी। वह ताना मारती है कि टेल सेक्शन वाले अपनी औकात भूल चुके हैं। उसके मुताबिक उन्होंने ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की है और अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिनिस्टर मेसन
ने बिना पलक झपकाए गार्ड्स को एक खौफनाक आदेश दिया। टेल सेक्शन की 24% आबादी को मार दिया जाए ताकि ट्रेन का बैलेंस बना रहे। ठीक उसी वक्त ट्रेन एक लंबे और घुप अंधेरे टनल में घुसने वाली थी। गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए और अंधेरे का फायदा उठाकर विद्रोहियों पर हमला बोल दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हालात को संभालते हुए कर्टिस ने अपने साथियों को मशालें जलाने का आदेश दिया। जैसे ही आग की रोशनी फैली, टेल सेक्शन वाले पूरी ताकत से गार्ड से भिड़ गए। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक खूनी नरसंहार बन चुका था। लड़ाई के बीच एक विद्रोही ने मैसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मैसन ने एक पल में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने साफ कर दिया कि उसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। इसी दौरान एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया और कर्टिस को रुकने की धमकी दी। कर्टिस मैसन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही गार्ड ने एडगर को मार डाला। यह दृश्य कर्टिस को अंदर तक तोड़ देता है। एडगर उसका दोस्त ही नहीं, उसके परिवार का एक हिस्सा था। उसकी मौत ने कर्टिस के गुस्से को और भी भयानक बना दिया। आखिरकार कर्टिस मिनिस्टर मैसन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह गार्ड्स को रुकने का आदेश देता है। अब मैसन उनकी कैदी बन चुकी थी। पूछताछ के दौरान मैसन एक एक करके सच उगलने लगती है। वह बताती है कि टिमी और एंड्रयू ट्रेन के आगे वाले डिब्बों में हैं। उसके मुताबिक विल्फर्ड को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्हें वहां ले जाया गया है। मैसन यह भी बताती है कि ट्रेन की पानी की सप्लाई इंजन सेक्शन से आती है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। इसका मतलब साफ था, टेल सेक्शन वालों का वाटर सप्लाई पर कब्जा करने का प्लान पहले से ही फेल था। अपनी जान बचाने के लिए मैसन कर्टिस से सौदा करती है। वह वादा करती है कि वह उसे सीधे विल्फर्ड तक ले जाएगी, लेकिन गिलियम उसे आखिरी चेतावनी देता है। वह कहता है कि जब तुम इंजन सेक्शन पहुंचोगे तो विल्फर्ड तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसकी जुबान काट देना क्योंकि वो बातों से जाल बुनने में माहिर है। इसके बाद कर्टिस, नामगोंग, योना, तानिया और कुछ साथी मैसन के साथ आगे बढ़ते हैं। वे फर्स्ट क्लास के डिब्बों से गुजरते हैं। ये जगह टेल सेक्शन से बिल्कुल अलग दुनिया थी। चारों तरफ फल और सब्जियों के बगीचे, हरे भरे पौधे, ताजे फल और रंग बिरंगी सब्जियां। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। अगले डिब्बे में एक विशाल एक्वेरियम था जहां मछलियां तैर रही थीं और पास ही एक सुशी बार भी था। टेल सेक्शन वालों ने जिंदगी में पहली बार सुशी खाई। उनके लिए यह किसी सपने जैसा था। यहीं कर्टिस मैसन से बदला लेता है। वह उसे कॉकरोच से बना प्रोटीन बार खाने पर मजबूर करता है, लेकिन मजबूरी में उसे खाना पड़ता है। अगला डिब्बा एक स्कूल था। यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर्ड भगवान जैसा है जिसने इंसानियत को बचाया और टेल सेक्शन वाले गंदे, बेकार और नाकाबिल हैं। तानिया अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है। एक बच्चा बताता है कि बच्चों को आगे के डिब्बों में ले जाया गया है। उसी वक्त ट्रेन उस जगह से गुजरती है जहां पिछली बगावत के दौरान कुछ लोग ट्रेन से कूद गए थे। बाहर की ठंड में वे तुरंत जम कर मर गए थे। ये सब टीचर बच्चों को उनकी लाशें दिखाते हुए कहती है कि ट्रेन ही तुम्हारा घर है, अगर इंजन रुका तो तुम भी जम जाओगे। ये बच्चों को डराने का तरीका था ताकि वे कभी बगावत के बारे में न सोचें। तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आता है। न्यू ईयर के मौके पर वह बच्चों में अंडे बांटने लगता है। टेल सेक्शन वाले हैरान थे। उन्हें लगता था कि अंडे और चिकन जैसी चीजें सालों पहले खत्म हो चुकी हैं। तभी अचानक वह आदमी टोकरी से एक मशीन गन निकालता है। वह मैसन के गार्ड्स को छुड़ा देता है और विद्रोहियों पर हमला कर देता है। उसी पल स्कूल की टीचर भी अपनी टोकरी से गन निकालकर कर्टिस और उसके साथियों पर गोली चला देती है। इस अचानक हमले में कर्टिस का एक साथी मारा जाता है, लेकिन दूसरे ही पल कर्टिस का एक साथी टीचर के गले में चाकू फेंककर उसे मार गिराता है। इसके बाद कर्टिस और उसके साथी सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि वाटर सेक्शन में गार्ड्स का लीडर फ्रैंको बाकी बचे विद्रोहियों को एक एक करके मार चुका है। फ्रैंको ने कैमरे के सामने ही गिलियम को लाकर गोली मार दी। यह दृश्य देखते ही कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा। उसका सब्र, उसकी हिम्मत, सब कुछ खत्म हो चुका था। गुस्से में उसने मिनिस्टर मैसन को वहीं मार डाला। अब इस पूरी ट्रेन के सेकंड क्लास में सिर्फ ये लोग ही बचे थे, कर्टिस, नामगोंग, मिन्सू और योना। अब वे फर्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देर में वे ट्रेन के फर्स्ट क्लास सेक्शन में पहुंच चुके थे। यह जगह किसी लग्जरी सिटी से कम नहीं थी। यहाँ अस्पताल थे, टेलर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी थे। वे सब देखते हैं कि एक डिब्बे में अमीर लोग क्रोनोल ड्रग के नशे में पार्टी कर रहे थे। नामगोंग और योना ने वहाँ से बड़ी मात्रा में क्रोनोल इकट्ठा कर लिया क्योंकि यह ड्रग आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। जैसे ही वे इंजन सेक्शन के दरवाजे के पास पहुंचे, कर्टिस खुद को संभाल नहीं पाया और उसका गुस्सा फिर उबल पड़ा। इसलिए वह जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नामगोंग ने उसे रोका और अपनी आखिरी सिगरेट उसे दे दिया। अब यहीं कर्टिस ने अपने डरावने अतीत का सबसे भयानक सच सुनाया। दरअसल 18 साल पहले जब धरती जमनी शुरू हुई थी, टेल सेक्शन में हजारों लोगों को ठूंस दिया गया था। न तो उन्हें 1 महीने तक खाना मिला था और न ही पानी। इसलिए भूख ने उन सभी को जानवर बना दिया। लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगे और अपनी जान बचाने के लिए कर्टिस ने भी वही किया था। उसने एक औरत को मार दिया और उसके बच्चे को छीन लिया ताकि उसे खाकर जिंदा रह सके। लेकिन तभी गिलियम ने उसका चाकू छीन लिया और सबके सामने अपना हाथ काट दिया। उसने अपना मांस लोगों को खाने के लिए दे दिया। वही बच्चा बड़ा होकर एडगर बना। गिलियम की इस कुर्बानी ने दूसरों को भी प्रेरित किया। कई लोगों ने अपने अंग काट कर दूसरों को दे दिए। कर्टिस आज भी खुद से नफरत करता था क्योंकि भूख ने उससे इंसानियत छीन ली थी। और कुछ महीनों बाद विल्फर्ड के गार्ड्स प्रोटीन बार लेकर आए और तब से टेल सेक्शन वाले उसी पर जिंदा थे। कर्टिस की कहानी सुनने के बाद नामगोंग ने कहा कि अब हमारा इंजन पर
पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उन्हें ट्रेन का बाहर का दरवाजा खोलना चाहिए। तभी नामगोंग ने बताया कि क्रोनोल को अगर ज्यादा मात्रा में जलाया जाए तो वह बम की तरह फट सकता है। नामगोंग ने बताया कि हर साल कातेना ब्रिज से मैं खाई में गिरे एक प्लेन का मलबा देखता हूँ, जो पहले सिर्फ थोड़ा सा दिखता था लेकिन वह अब पूरा दिखने लगा है। इसका मतलब साफ था कि बर्फ पिघल रही थी और धरती अब जीने लायक बन रही थी। लेकिन कर्टिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद क्रोनोल के नशे ने नामगोंग का दिमाग खराब कर दिया है। तभी वहाँ पर विल्फर्ड की सेक्रेटरी आ जाती है और आते ही उसने नामगोंग को गोली मार दी और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वह कर्टिस को इंजन सेक्शन में ले गई। वहाँ विल्फर्ड ने कर्टिस का स्वागत करते हुए उसने बताया कि टेल सेक्शन में छुपे हुए मैसेज मैं ही भेजता था। दरअसल हर कुछ सालों में बगावत करवाना उसका और गिलियम का एक समझौता था ताकि इस ट्रेन की आबादी कंट्रोल में रहे। लेकिन इस बार गिलियम ने विद्रोह को नहीं रोका, इसलिए मुझे उसे मजबूरी में मारना पड़ा। विल्फर्ड ने अब कर्टिस को पूरा इंजन दिखाया। अब पूरा इंजन दिखाने के बाद उसने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं अकेले ही इस ट्रेन को नहीं संभाल सकता। दरअसल वो चाहता था कि अब उसकी जगह इस ट्रेन को कोई नई जनरेशन संभाले और उसने कर्टिस को अपनी जगह ऑफर कर दी। नया मालिक, नई ताकत। लेकिन उसी वक्त विल्फर्ड ने फ्रैंको को आदेश दिया कि टेल सेक्शन के सिर्फ 18 लोगों को छोड़कर बाकी सबको मार दिया जाए। कर्टिस ने जब यह सुना कि फ्रैंको ने टेल सेक्शन के 64% लोगों को मार डाला है, तब विल्फर्ड ने कहा कि संसाधन सीमित हैं और इसी तरह आबादी बढ़ती रहती है, तो बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें कठोर फैसले लेना जरूरी है। उधर नामगोंग और योना को होश आता है तो वे तुरंत ही फर्स्ट क्लास के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं और योना ने जब इंजन का गेट खोलते ही विल्फर्ड के असिस्टेंट को मार देती है और क्रोनोल को ट्रेन के बाहर वाले दरवाजे पर लगा देती है। फिर वह कर्टिस के पास माचिस मांगने गई। तभी योना को लगा कि इंजन के फर्श के नीचे कुछ छुपा हुआ है और जब कर्टिस ने फर्श खोला तो अंदर का दृश्य उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है, क्योंकि जिन 2 बच्चों को लाया गया था वे दोनों बच्चे इंजन के खतरनाक पुर्जों में काम कर रहे थे। विल्फर्ड ने अपने इस ट्रेन में जिंदा इंसानों को मशीन के पार्ट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर कर्टिस का गुस्सा फट पड़ा और उसने विल्फर्ड को गुस्से में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर उसने जल्दी से योना को माचिस दे दिया। कर्टिस अब जल्दी से टिमी और एंडी को बाहर निकालता है और इसके बाद योना ने क्रोनोल में आग लगा दी और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना खतरनाक था कि बर्फ की एक विशाल चट्टान ट्रेन पर आ गिरी, जिससे ट्रेन में इतनी तेज झटका लगा कि ट्रेन पटरी से उतर गई। अब डिब्बे एक एक करके बिखर गए। इस हादसे में लगभग सभी लोग मारे गए, जिसमें सिर्फ टिम्मी और योना ही जिंदा बच पाते हैं। और जब वे मलबे से बाहर निकलते हैं और जब वे पहली बार धरती पर कदम रखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि धरती अब फिर से रहने लायक हो गई है। तभी उन्हें दूर पहाड़ी पर एक सफेद भालू दिखाई देता है। यह एक साफ संकेत था कि धरती अब कंफर्म फिर से जीने लायक हो चुकी थी। और जब वे चारों ओर देखते हैं तो चारों तरफ की बर्फ पिघल रही थी और जीवन फिर से वापस लौट रहा था। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।